झूले में झूलने लगता था। उसके बाद बता रही हैं लेखिका, मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। बोलती है लेखिका, पता नहीं ये तो रोज का रूटीन था मेरे से आना मिलना जाना जैसे मैं कमरे में आती, लेकिन पता नहीं अचानक उस गिल्लू को माइंड में क्या आया, मेरे को जो सरप्राइज देने के लिए क्या करता था। कभी कभी जो है पर्दे में छुप जाता था, कभी कभी फूलदानी वहाँ फ्लावर्स वगैरह फ्लावर पॉट वगैरह के वहाँ पर छुप जाता था। इस प्रकार से जो है छुप कर इनको जो है पत्तियों में छुप जाता था। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। ये तो हो गया है, वो अपने रूम का बता रही थी। नेक्स्ट बोलती हैं, मैंने बहुत सारे पशु पक्षियों को पाला है, लेकिन कोई भी पशु पक्षी मेरे साथ मेरे थाली में खाना खाए ऐसा मुझे याद नहीं है। गिल्लू इनमें अपवाद था। अपवाद मीन्स ऑड नंबर, जो बोलते हैं ना ऑड। गिल्लू इतने सारे पशु पक्षियां जो महादेव वर्मा पाली थी उनमें से इस बिल्कुल ऑड वन था। कैसे? मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। तो बता रही है कि ये जैसे ही खाने के कमरे में जाती थी तो बरामदा वगैरह अपने कमरे से बाहर निकल कर बरामदे से आकर वो जो टेबल पर बैठती थी, थाली रखती थी, उस टेबल पे जो है आकर कूद जाता था और थाली में बैठने की कोशिश करता था। फिर जो है बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठाना सिखाया। महादेव वर्मा बोलती है, मेरी बड़ी मुश्किल से वो थाली के अंदर बैठ जाना चाहता था, मैं उसको बड़ी मुश्किल से बगल में बैठना सिखाई हूँ, जहाँ बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता था। क्या करता था? जब महादेव वर्मा खाना खाती थी तो एक एक चावल का दाना वो बगल में बैठकर निकाल कर खाता था। काजू उसका प्रिय खाद्य था। देखो गिलहरी का क्या चीज है, खाने का सबसे जो है पसंद चीज में से काजू था उस गिलहरी का। अदर्स आई एम नॉट टॉकिंग। और कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। क्या बोलती है कि अगर मान लो उसको काजू नहीं देते थे, बाकी कुछ और देते थे, तो वो खाना बंद कर देता था खाना, या नहीं तो फिर झूले से नीचे डाल देता था, टोटली खाता नहीं था। ये तो हो गया खाने के स्थान पर क्या करता था। अब नेक्स्ट क्या हुआ है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि क्या घटना घटी। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। वो बोलती है उसी समय अचानक महादेव वर्मा का एक्सीडेंट हो गया, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट थी बहुत दिन। तो क्या हुआ, कोई दूसरा उस कमरे में आता था तो गिल्लू उसको देखता था, पहले उतर कर आता था, जैसे ही कमरा ओपन होता था और जैसे ही उस व्यक्ति को देखता था दूसरे व्यक्ति को, फिर से वो अपने घर में जाकर बैठ जाता था। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले। हर कोई जो भी आता था उसको काजू देकर चले जाते थे, सोचते थे उसका पसंदीदा चीज है वो खाएगा। लेकिन जब महादेव वर्मा डिस्चार्ज होकर घर आई हॉस्पिटल से तो क्या देखती है, उसका घर क्लीन कर रही थी, वो पॉट जो में जहाँ बैठता था गिलहरी, तो पूरे के पूरे काजू उसी में भरे पड़े थे, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। उन काजू को देखकर ऐसा लगता है कि वो बेचारा बहुत कम ही खाना खाता था उस समय। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतनी हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। देखो यहाँ पर परिचारिका मतलब सेविका। देखो जैसे राजा महाराजाओं के बड़े बड़े लोगों के ऐसा ऐसा करते हैं ना पंखा, उसको बोलते हैं परिचारिका। तो वो जो है ये गिल्लू जब महादेव वर्मा के एक्सीडेंट होने पर थोड़ा बहुत तबीयत ठीक था, घर वापस आई और वो अपने तकिए के पास बैठती थी, तो ये जो है गिलहरी अपने बेचारा जो है अपने पंखों अपने जो है झब्बेदार बालों से और जो है
अपने पंजों से उनको इतना अच्छा उनका सेवा करता था कि वो किसी परिचारिका से कम नहीं था। इस प्रकार से बड़े प्यार से उसको सहलाता रहता था। अगर वो हट जाता तो ऐसा लगता है कि कोई सेविका चली गई है। उसके बाद गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती, गिल्लू ना बाहर जाता था ना अपने झोली में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा उपाय खोज निकाला। क्या बोलती है कि गर्मियों में जब लेखिका अपना काम करती थी तो गिल्लू गर्मी ज़्यादा था तो बाहर जाता नहीं था, ना ही अंदर बैठता था अपने घर में। वो सिर्फ लेखिका के पास बैठता था, लेकिन लेखिका के पास कहाँ बैठता था उसका भी एक उपाय निकाला था। देखो, वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक भी रहता। देखो क्या बता रहा है, एक सुराही मीन्स मे बी यू हैव सीन लाइक दिस, जहाँ पर सुराही बोलते हैं जिसको, यहाँ पूरा पानी रहता है, इसमें से पानी निकाल कर ऐसे डालते हैं, हम लोग पीते हैं पानी। तो वो जो उस प्रकार का सुराही के था तो उसके पास जो है यहाँ पानी भरा रहता है तो यहाँ ठंडा रहेगा। उस प्रकार से वहाँ बैठकर मस्त अपने ठंडा का अनुभव करता था, लेकिन वो लेखिका के पास ही बैठता था। इस प्रकार से वो ठंडा का अनुभव था। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। याद रखो, जनरली हर जानवर का जीने का कुछ समय निश्चित होता है। इंसान का जैसे 80 ईयर्स, 90 ईयर्स, 100 ईयर्स, वैसे ही कुत्ते का 10 साल बोलते हैं लोग, 10 या 12 साल। वैसे ही गिलहरियों के जीने की अवधि भी कितनी है, सिर्फ 2 साल। याद रखो, इट विल कम टू ऑब्जेक्टिव्स। तो इस प्रकार से जो है 2 साल से ज़्यादा नहीं होते। गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथों से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। एट लास्ट उस गिल्लू के मरने की स्थिति बेचारे की आ ही गई। सुबह से वो ना कहीं बाहर गया ना अंदर आया, अपने कमरे में, अपने जो उस कमरे में अपने घर में बैठा था। रात को जो है धीरे धीरे जैसे जैसे रात होती गई वो वहाँ से भी कूद कर जो है लेखिका के बिस्तर पर आ गया और उसका उंगली जो पहली बार उसको उंगली पकड़ कर आया था जब वो मौत के बहुत करीब था, उसका ट्रीटमेंट कर रही थी, उस टाइम जो उंगली पकड़ा था वैसे ही अपने ठंडे पंजों से उन्हीं उंगलियों को फिर से पकड़ के पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उष्णता देने का प्रयत्न किया। उसका जो पंजा है इतना ठंडा हो जा रहा था धीरे धीरे, तो बेचारी क्या की, जल्दी से उठी लेखिका और हीटर जलाई तो ताकि उसको थोड़ा गर्मी लगे। परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। बट सुबह होते होते ही बेचारा वो गिल्लू मर गया और पता नहीं कहीं और जन्म ले लिया होगा। उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है। क्या हुआ, बेचारा मर गया, उसका घर उतार दे, जो उसका घर बनाए थे वो उतार दिया गया, गिलहरी का जो पॉट का घर था और खिड़की को फिर से जाली लगाकर बंद कर दिया गया। लेकिन बाहर जो नया जनरेशन क्योंकि सारी गिलहरी 2 साल ही जीते हैं, बाहर जो नए जनरेशन की जो गिलहरियाँ आती थी चिक 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 कर, अंदर नहीं आती थी, बाहर से ही चिक 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 करके खेलते रहती थी और बहुत सारे इस प्रकार से बहुत सारे बसंत ऋतु आते गए जाते गए। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई। बता रही है कि सोनजूही की लता के नीचे ही जो है गिल्लू की समाधि दी गई और इसलिए भी उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। इसलिए जहाँ उसका पेड़ था सोनजूही का, उसी के नीचे उसको दफना दिया गया था। इसीलिए लेखक को वो बहुत पसंद था और उस लघुगत का किसी बसंती दिन जूहे के पिता छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। इस प्रकार से इसलिए वो सोचती हैं कि वो जो है एक फूल के रूप में जन्म ली है। इस प्रकार से इस स्टोरी का अंत होता है। हम लोग ऑनलाइन क्लास में इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। वी कैन फिनिश इन ऑनलाइन क्लास दिस ऑल डाउट्स। ओके, बाय।